क्रिटिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसको हम नियो मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे सिद्धांत की बात हम कर रहे होते हैं जो अभी तक जो सिद्धांत दिए गए थे, जो क्लासिकल सिद्धांत थे, जो शास्त्रीय सिद्धांत थे, जिनमें रियलिज़म भी है और साथ ही साथ लिबरलिज़म भी है, उनकी ये आलोचना करता है। अभी तक यथार्थवाद और आदर्शवाद या उदारवाद की जो हम लोगों ने बात की, वो सिद्धांत हमने देखा कि प्रायः अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, थिंकर्स ने, थ्योरिस्ट ने दिए हैं। और हमने ये भी देखा कि ये सभी सिद्धांत अमेरिका की राजनीति और उसकी व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए दिए गए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यथार्थवाद का जन्म होता है, क्योंकि यथार्थवाद ने अमेरिका की इस नीति को जस्टिफाई किया कि अमेरिका जो कर रहा है वो सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी देश शक्ति के लिए बराबर प्रयत्न करते रहते हैं। ये राज्य की मूल प्रकृति है कि वह शक्ति को पाना चाहता है, उसका प्रसार करना चाहता है, उसे एग्जिबिट करना चाहता है। यही काम अमेरिका के द्वारा उस दौरान किया जा रहा था। 1945 से 90 के बीच में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्ति के प्रसार में, उसकी वृद्धि में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने शस्त्रों को बनाया, उसने शस्त्रों को बेचा। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था मॉर्गेंथो, केनेथ वॉल्ट्ज इत्यादि के द्वारा कि सभी राज्यों को शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, यही उनका नेशनल इंटरेस्ट है। पावर पॉलिटिक्स कहा गया इंटरनेशनल रिलेशन को। ऐसे में चाहे वो यूरोप के राज्य हो, चाहे वो एशिया और अफ्रीका के राज्य हो, उन्होंने अपने लिए शस्त्रों की खरीद शुरू की। और वो कहाँ से की? उन्होंने ज़्यादातर देशों ने अमेरिका से शस्त्र खरीदे, जिससे अमेरिका को लाभ भी हुआ, क्योंकि उसके यहाँ जो शस्त्र बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री थी पूरी, उसको इससे लाभ हुआ। और आपको मालूम होगा कि ये जो शस्त्र बनाने वाली कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वे इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ पैसा भी डोनेट करती हैं। नेचुरली अमेरिकी प्रशासन का ये पर्पस रहा कि वे उनको लाभ पहुंचाए, क्योंकि आखिर पैसा तो उनको वहीं से मिलना था अपने चुनावों के लिए। तो एक लंबे समय तक, 45 साल तक, यथार्थवाद और उसके बाद स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नव यथार्थवाद, मॉर्गेंथो से लेकर केनेथ वॉल्ट्ज तक ने जिस व्यवस्था में वो थे, उस व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए अपने सिद्धांत को दिया। ये एक कारण है जिसकी वजह से क्रिटिकल थ्योरी को देने वाले विचारकों ने ये आगे जाकर कहा कि सिद्धांत जो अभी तक दिए गए वो सिर्फ जो मौजूदा राजनीतिक स्ट्रक्चर्स थे, संस्थाएं थी, व्यवस्थाएं थी, उनको जस्टिफाई करने के लिए दिया गया, उनको चैलेंज करने के लिए नहीं।
ये नहीं पूछा गया कि क्या ये जो व्यवस्था काम कर रही है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं, संरचनाएं काम कर रही हैं, वो सही है कि नहीं है। 1990 जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसके साथ हम देखते हैं कि एक नई विचारधारा का भी जन्म हुआ, चाहे वो एंड ऑफ हिस्ट्री रहा हो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन रहा हो, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी और हम लोगों ने देखा था कि उसमें भी कहा गया कि कम्युनिज्म का अंत हुआ और वेस्टर्न जो सिस्टम है वही अच्छा है, उसी को सबको अपनाने की जरूरत है। अगेन इट वॉज अ जस्टिफिकेशन ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम। यहां पर नियो लिबरलिज्म को भी हम देखते हैं कि कैसे उसने अब ये कहना शुरू किया कि व्यापार पर जोर देने की जरूरत है, ट्रेड पर जोर देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस समय ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था और ये देखा गया कि व्यापार से लाभ होगा। किसको लाभ होगा? जो बड़ी इकोनॉमीज है, विशेष रूप से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। और इसलिए अब पावर से फोकस शिफ्ट हो गया इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, व्यापार के ऊपर। तो ये दोनों ही सिद्धांत कहीं ना कहीं किसको लाभ पहुंचा रहे थे? ये अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो स्ट्रक्चर था, जो उसके द्वारा पॉलिसीज अपनाई जा रही थी, उनको ही वो जस्टिफाई कर रहा था कि ये सही है और बाकी देशों को भी इसी के अनुसार काम करना चाहिए। और आप देखते भी हैं कि कैसे यूएस का जो इन्फ्लुएंस था वो लगातार बढ़ा और एक सुपर पावर और आगे जाकर एक एकाधिकारी शक्ति के रूप में, एक हेजेमोनिक पावर के रूप में अमेरिका स्थापित हुआ। ये एक नैरेटिव जो था वो क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने सिस्टम को लेजिटिमाइज कर दिया, उसका वैधीकरण कर दिया गया उसके विचारकों ने, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन का एक पूरा स्कूल का निर्माण कर दिया। इन्हीं सिद्धांतों को चैलेंज करने के लिए क्रिटिकल थ्योरी को दिया गया। क्रिटिकल थ्योरी का जन्म मार्क्सिज्म से हम लोग देखते हैं कि होता है, जो सिस्टम को चैलेंज करने की बात कहता है। जहां मार्क्सिज्म सोसाइटी के अंदर, एक राज्य के अंदर इंडिविजुअल्स की बात करता है, तो वहीं नियो मार्क्सिज्म या कह लीजिए क्रिटिकल थ्योरी, या और अगर हम उसको कहें तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशन, वो इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि स्टेट्स की बात करता है, राज्यों की भी बात करता है कि राज्यों के बीच में भी इमेंसिपेशन की ज़रूरत है, केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि राज्यों को भी। और साथ ही साथ क्रिटिकल थ्योरी देने वाले ये भी कहते हैं कि जो रियलिस्ट अप्रोच हो, चाहे वो नियो लिबरल अप्रोच था, उसने बहुत ज़्यादा फोकस स्टेट्स पर किया। वे राज्य की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की नहीं, जबकि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति ही तो नेशन को बनाता है, राज्य को बनाता है। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो राज्य भी नहीं होगा। राज्य में बदलाव हो सकता है, राज्य का ह्रास भी हो सकता है, उसका आकार घट या बढ़ सकता है। और इसलिए फोकस ऑफ स्टडी शुड बी ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। हमारी स्टडी का फोकस उस पर होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने नॉर्मेटिव जो कल्चर था उसको भी लाने की बात कही, क्योंकि अभी जो हम देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक, यहाँ पर हमने मूल्यों की बात करनी बंद कर दी थी। तो क्रिटिकल थ्योरी को देने वाले विचारकों के अनुसार मानव मूल्यों पर फोकस होना चाहिए, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करनी आवश्यक है।
मनुष्य के विकास की बात करना, उसकी सुरक्षा की बात करना और मॉरल वैल्यूज़ की बात करना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही राज्य का पर्पस है। उनका कहना था कि मनुष्य के इमेंसिपेशन के लिए थ्योरीज को बनाने की ज़रूरत है। थ्योरी कैसी हो? जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, जो किसी पर्पस के लिए दी गई हो। लेकिन यहाँ पर क्या थ्योरी दी जा रही थी? जो इस्टेब्लिश सिस्टम को उसको वैधता दे रही थी। ये बता रही थी कि हाँ, जो सिस्टम है वो सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है। रियलिज्म और नियोलिबरलिज्म के द्वारा इस प्रकार के सिद्धांतों को गढ़ा गया। तो क्रिटिकल थ्योरी, जिसको हम फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकलता हुआ देखते हैं, जो 1923 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया और इसीलिए इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम दिया गया। चूँकि उस समय जर्मनी में नाज़ीज़्म का जन्म हो गया, हिटलर का आगमन हुआ, तो विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ और इसलिए फ्रैंकफर्ट स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाले ज़्यादातर विचारक जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ गए। अगले लेक्चर में हम फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करेंगे।